लुईस बिंदु संरचना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ये 10th क्लास में भी है, आगे 11th में भी आता है। लेकिन लुईस बिंदु संरचना का मतलब ये है कि किसी भी यौगिक की या किसी भी अणु की संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है। तो सबसे पहले अपने को इसकी बेसिक समझनी है, इसकी बेसिक होती है किस तरीके से आप बिंदु संरचना को बनाओगे। तो बिंदु संरचना पे जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ परमाणु को लिख रहा हूँ। जैसे मैं एक तो हाइड्रोजन लिखूंगा, ऑक्सीजन लिखूंगा, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। अब ये जो मैंने परमाणु लिखे हैं, अभी सिर्फ आपकी जानकारी की इतना ही है, बाकी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या आवर्त सारणी में किस जगह पे आते हैं, क्या होता है इनमें। बट अभी मैं बता रहा हूँ कि इन सभी की अंतिम कक्षा में, अब ये कक्षा क्या होती है, इसके लिए जब परमाणु संरचना वाला अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्लियर करेंगे अपन कि जब परमाणु की संरचना बनाई जाती है तो परमाणु की संरचना में जो सबसे लास्ट वाली कक्षा होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो अंतिम कक्षा है इसकी, उस अंतिम कक्षा में हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में अगर हम अंतिम कक्षा की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन की हम बात करें नाइट्रोजन में 5 होते हैं, कार्बन की हम बात करें इसमें 4 होते हैं, सल्फर की बात करें इसमें भी 6 होते हैं, क्लोरीन की हम बात करें इसमें 7 होते हैं, और फ्लोरीन की बात करें तो इसमें भी 7 होते हैं। वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब अपन बिंदु संरचना पढ़ेंगे तो बिंदु संरचना में हमारे वो चीज़ काम में आएगी। अब जैसे बिंदु संरचना का मेन जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है, बिंदु संरचना में एक नियम अपन पढ़ेंगे, उस नियम का नाम है अष्टक का नियम। अब नियम क्या है? ये नियम ये कहता है कि कोई भी परमाणु जब बंध बनाता है तो बंध बनाने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन लेगा। कुल मिला के वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, साझा करता है, और इलेक्ट्रॉनों के साझे के फलस्वरूप वो अपनी बाह्यतम कक्षा में या अपनी अंतिम कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। इसके कुछ अपवाद भी आएंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन कभी भी अपना अष्टक पूरा नहीं करेगा। बाकी फिर भी अपन अपने दिमाग में ये सेट करें कि हर परमाणु अपवादों को छोड़कर अपनी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, और अष्टक का नियम ही लुईस बिंदु संरचना का मुख्य आधार है। अब जैसे हम बात करेंगे, एक सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूं। पहला उदाहरण है अपना CH4, बिंदु संरचना बनानी है इसकी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से समझाया जा रहा है। सबसे पहले जो भी अणु आपको दिया जाए उस अणु के टुकड़े करने हैं, उसको सारे परमाणुओं में आपको बिखेरना है। तो CH4 के अंदर एक तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आप ये देखो कि वहां मैंने कार्बन के आगे कितना लिखा है, 4, तो ये 4 में यहाँ लिख रहा हूँ। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन काम में लिए जाते हैं, ध्यान रखना। जब भी बिंदु संरचना बनेगी तो हमें केवल अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ही काम में लेना है। कार्बन में 4 हो गए, हाइड्रोजन में कितना होता है, देखो 1, तो कितने हाइड्रोजन है, 4, तो कुल मिला के हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कुल इलेक्ट्रॉन है, और इन 8 इलेक्ट्रॉनों को हमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन में विभाजित करना है। और विभाजित करते समय ध्यान रखना है कि इसमें अष्टक नियम का पालन होना चाहिए। अब अष्टक नियम ये कह रहा है कि सभी के पास इलेक्ट्रॉनों का साझा होने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। अब बात यानी कि इसको जमाएंगे कैसे, तो देखो, जब भी आप किसी अणु को जमाओगे तो सबसे पहले आपको इसमें वो परमाणु ढूंढना है जिसकी संख्या कम है। तो कम संख्या किसकी है, कार्बन। जिसकी संख्या कम होती है उसे हम यहाँ पे केंद्रीय परमाणु बोलते हैं। तो मैंने यहाँ कार्बन लिखा, ये हमारा केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु मतलब इसको बीच में लिखना पड़ेगा, और ये जो 4 हाइड्रोजन है इसको चारों साइड में से लिख दो, ये लिख दिया मैंने। अब देखो, अभी कार्बन और हाइड्रोजन का कोई संबंध नहीं है, ये सब अलग अलग है। अगर इनको आपस में जुड़ना है तो इनको इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनों का साझा करने का मतलब ये है कोई भी 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके 3 प्रकार के बंध बना सकते हैं। सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। यानी एकल बंध बना सकते हैं, द्विबंध बना सकते हैं, या त्रिबंध बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी एकल बंध बनाएंगे तो एकल बंध में हमेशा परमाणु
जो इसमें आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे वो हमेशा सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। डबल बॉन्ड की बात आएगी तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड की बात आएगी तो वो 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। तो अब बात ये आ रही है कि हमारे पास में कुल इलेक्ट्रॉन 8 है, इन 8 इलेक्ट्रॉनों को इस 5 परमाणु में बांटना है, 4 हाइड्रोजन में, 1 कार्बन में, और अष्टक का नियम दिमाग में रखना है। नियम ये कहता है कि साहब सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब चूंकि हाइड्रोजन कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करता है, ये अपवाद में 2 ही पूरे करेगा। तो देखो साझा करने के लिए कम से कम सिंगल बॉन्ड आपको बनाना है। अब सिंगल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, बिंदु के रूप में बनाना है, इसलिए इसको बिंदु संरचना बोला जाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का रहा, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का रहा और 1 इस हाइड्रोजन का रहा। ऐसे करके मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए। अब अपन रुकेंगे यहीं पे, चेक करेंगे पहले कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 हो गए क्या? 2 2 4 2 6 तो 8 हो गए। बस यहीं पे रुक जाना है हमें। अब अष्टक नियम को चेक करेंगे। देखो जब साझेदारी 2 परमाणु के बीच में हो जाती है, जैसे मान लो 2 परमाणु है ए और बी, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं आपसे बोलूँ बताओ ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपका आंसर होगा 1। मैं आपसे बोलूँ बी के पास कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 1। लेकिन जब दोनों साझा कर लेंगे तो साझा करने के बाद में दोनों सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि साझेदारी हो चुकी है, तो साझेदारी होने के बाद में जब ए के लिए आपसे पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपका आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन। और जब पूछा जाए बी के पास कितने हैं, तब भी आपका आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप 1 1 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं बोल सकते जब तक ये बंध नहीं टूटेगा। ये बंध बना हुआ है जब तक इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का अधिकार बराबर होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी गिने जाएंगे और इसके भी गिने जाएंगे, वही चीजें हैं। मैं बोलूँ भाई कार्बन के पास कितने हैं, तो अब देखो साझेदारी कर चुका है, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं बोलूँ हाइड्रोजन के पास कितने हैं, तो हाइड्रोजन के पास देखो इसके पास 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं। जो इनका अधिकार क्षेत्र वहाँ पे अपने को एक गोला खींच रहे हैं। ये मैंने एक गोला खींचा, ये गोला खींचा, ये गोला खींचा और ये गोला खींचा, और ये हो गया अपना कार्बन वाला गोला। इस गोले के अंदर के इलेक्ट्रॉन उसके अधिकार क्षेत्र के, तो कार्बन के गोले में 8 आ रहे हैं, हाइड्रोजन में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। ठीक है, ये कहलाती है CH4 की बिंदु संरचना। क्लियर हुआ? अब मैं आ रहा हूँ दूसरे उदाहरण पे। दूसरे उदाहरण पे जा रहा हूँ मैं। दूसरा उदाहरण हमने लिया, मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का जब हम उदाहरण लेंगे तो CO2 में देखो वही बोलना है इसको, इसकी तरह एक कार्बन है इसमें और इसमें 2 ऑक्सीजन है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो ऑक्सीजन को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। अब देखो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में कितने हैं? 6, 2 ऑक्सीजन है, तो 12 और 4 16 हो गए। हमारे पास कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन है। अब 16 इलेक्ट्रॉनों को हमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन में बांटना है, और अष्टक के नियम से बांटना है। सबसे पहले इसका केंद्रीय परमाणु कार्बन, दोनों साइड में हमने ऑक्सीजन को रखा, और अब हमें इन 16 इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का हमने साझा करवा दिया। अगला नियम अपना ये आता है कि अष्टक नियम से जब भी लुईस बिंदु संरचना बनाई जाती है, तो ये नियम ये कहता है कि सबसे पहले आपको केंद्रीय परमाणु के साथ अन्य परमाणु को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के बाद आपको प्रत्येक परमाणु जो भी दिए हुए हैं उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। बांट दिया हमने, सिंगल बॉन्ड यहाँ बन गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ बन गया। उसके बाद में सबसे पहले अष्टक पूरा किया जाता है केंद्रीय परमाणु के अलावा जो परमाणु है उनका। इट मीन्स आपको कार्बन का अष्टक पूरा नहीं करना, भी आपको सबसे पहले दोनों ऑक्सीजनों के अष्टक पूरा करने हैं। और अष्टक पूरा करने के लिए हम सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, किसी भी तरीके से हमें इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, और कोई सा भी माध्यम हम काम में ले सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे इसका अष्टक पूरा करना है और 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कुल है, तो मैंने यहाँ 2 रखे। 2 तो ये थे, 2 4 2 6 2 8, इसके 2 4 2 6 2 8। अब आप 1 मिनट हम चेक करेंगे। इसके पास 8 हो गए, इसके पास 8 हो गए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कार्बन के चेक करें हम, तो कार्बन के 2 2 4 ही हो रहे हैं।
तो इसका मतलब ये संरचना नहीं बन सकती, क्योंकि हमारा अष्टक नियम नहीं लग रहा इस पे। अब हम क्या करें, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन क्या किया, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करवाया। अब चेक करो, इसके अष्टक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2, 4, 6 और 8 ही हैं, लेकिन कार्बन के पास में 6 हो गए, 2, 2, 4, 2, 6। अगर मान लो मैं यही काम इधर भी कर दूं, अब चेक करें, ऑक्सीजन के पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है और कार्बन के पास भी 8 हो गए, यानी तीनों परमाणु के अपना अष्टक का नियम लग रहा है। ये गोला आप यहाँ तक बनाओगे, ये गोला यहाँ तक बनाओगे और ये गोला यहाँ तक बनाओगे। तो इस प्रकार से आज हमने लुईस बिंदु संरचना का एक बेसिक टॉपिक लिया। इसमें लुईस बिंदु संरचना के लिए मुख्य जो बिंदु काम में आता है, मुख्य जो नियम है वो अपना अष्टक का नियम है, और अष्टक नियम को फॉलो करके हम बिंदु संरचना बना सकते हैं। और ये छोटे से 2 उदाहरण मैंने आपके सामने दिए हैं। जब अपनी अगली क्लास होगी इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा, इसमें कुछ 2-3 उदाहरण मैं और बताऊंगा, बाकी कुछ उदाहरण आपको दिए जाएंगे इस टॉपिक पे आधारित।